वैसे दोस्तों मैं तो भूत प्रेत पर कतई भरोसा नहीं करती, लेकिन सुना है लोगों से कि भूत अगर किसी के पीछे एक बार लग जाए तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। दोस्तों ज्ञानेश कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया है ना, कोई भूत नहीं लगा है उनके पीछे, लेकिन एक सवाल का भूत है जो बात बात पर जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें उनके पीछे पीछे चिपक जाता है। चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करे, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में करे, चाहे करे पश्चिम बंगाल में। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इन दिनों पश्चिम बंगाल में है। नेताओं टाइप ज्ञानेश कुमार कुर्ता वुर्ता पहनकर पश्चिम बंगाल पहुंचे, मंदिर मंदिर दर्शन करने पहुंचे, तो बहुत से लोग हैरान हो गए कि मुख्य चुनाव आयुक्त क्या इस तरह की तस्वीरें उनके इलेक्शन कमीशन द्वारा शेयर की जाती हैं इससे पहले। खैर दोस्तों आजकल तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है इलेक्शन कमीशन में जो आज से पहले शायद ही कभी हुआ हो, लेकिन अचानक दोस्तों पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा अब, लेकिन उससे पहले चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दोस्तों चुनाव आयोग के अधिकारियों से विचार विमर्श करने के लिए ज्ञानेश कुमार पहुंचे पश्चिम बंगाल। वहां उन्होंने कर दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें बोलने लगे कि आप माथा पकड़ लेंगे। दोस्तों बातें सुनकर लोगों ने ये भी कहा कि ज्ञानेश जी थोड़ा बहुत पढ़ के भी नहीं आए क्या, और तो और रिपोर्टर ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि ज्ञानेश जी बस मुस्कुराते रह गए। दोस्तों हुआ क्या, रिपोर्टर्स से बात कर रहे थे ज्ञानेश कुमार, और होता क्या है जब भी ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना 5-5 सवाल एक साथ लेते हैं, क्योंकि अगर एक ही सवाल का जवाब देना पड़े तो तुरंत सवाल होगा, तुरंत जवाब देना पड़ेगा, तो 5 सवाल एक साथ लेते हैं ताकि उनमें से जो ठीक लगे उसी का जवाब देते थे एक साथ। तो इस बार क्या हुआ, एक रिपोर्टर ने पश्चिम बंगाल में उनको जबरदस्त तरीके से सुना दिया, ये कहते हुए कि अब आप आए हैं पश्चिम बंगाल तो रोहिंग्याओं की लिस्ट लाएं कि नहीं लाए हैं, क्योंकि बहुत टाइम से बीजेपी यहाँ रोहिंग्याओं की लिस्ट ढूंढ रही है, तो आप आए हैं तो बता दीजिए कि वो लिस्ट आई है कि नहीं आई है। सर बंगाल लाइव कोलकाता सुमित देसर पत्रकार। सर आपसे जब अभिषेक बनर्जी ने सवाल किया जाता है अभिषेक बनर्जी के तरफ से, तब आप अभिषेक बनर्जी को अंगुली उठाकर चुप बैठने के लिए बोलते हैं। अब चंद्रिमा भट्टाचार्य जब क्वेश्चन करते हैं तब उनको भी चुप बैठने के लिए बोलते हैं। लेकिन आप ये बताइए इलेक्शन का पहले बंगाल वासियों के लिए कोई रोहिंग्याओं का लिस्ट निकलेगा क्या? आपने बोला जो बहुत सारे रोहिंग्या हैं यहाँ, जो भाजपा नेताओं लोग कहते हैं, तो रोहिंग्याओं का लिस्ट मिलेगा क्या? सर माय नेम इज रफीक सर फ्रॉम। बताइए दोस्तों ज्ञानेश कुमार बेचारे मुस्कुराते रह गए, अब रिपोर्टर को क्या जवाब दें। दोस्तों ज्ञानेश कुमार क्या इस देश के गृह मंत्री को ही नहीं पता कि इस देश में कितने बांग्लादेशी हैं, कितने रोहिंग्या हैं, कितनों को वापस भेजा गया है, कितने अभी भी हैं। मतलब सोचिए ना, हमारे देश के गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में इन दोनों चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमें हमारी सरकार बना दीजिए तो हम आपके रोहिंग्या और बांग्लादेशी बाहर निकाल देंगे। असम जहां उनकी सरकार है पिछले 10 सालों से, वहां भी वोट इस बात पर मांग रहे हैं कि तीसरी बार हमारी सरकार बनवा दीजिए तो हम यहां से बांग्लादेशियों को बाहर कर देंगे। तो जब गृह मंत्री को ही नहीं पता, जिनकी जिम्मेदारी है आंतरिक सुरक्षा देखना देश की, तो फिर ज्ञानेश कुमार तो बेचारे मुस्कुराते ही रहेंगे ना। मुस्कुराहट में एक और बात थी जो कि जुबान से निकल गई और लोग कहने लगे कि ज्ञानेश जी ये क्या अल्ले बल्ले बोल गए। दोस्तों हमारे देश में जो राष्ट्रगान है वो है जन गण मन और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। मतलब इसके बारे में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। 8वीं का कोई बच्चा होगा उसको ही पता होगा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या फर्क है। देखिए दोस्तों ना, जनगण मन को ज्ञानेश कुमार राष्ट्रगीत बता गए, जबकि शायद वो भूल गए थे कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम होता है। अवर नेशनल सॉन्ग जनगण मन अधिनायक जय हे। अब दोस्तों यहां बड़ी दिलचस्प बात है कि बकायदा बंगाल चुनाव से पहले लोकसभा में बहस हुई है वंदे मातरम पर। चलिए ज्ञानेश जी तो बहुत बिजी रहते होंगे तो लोकसभा की बहस नहीं देखी होगी। दोस्तों राष्ट्रगान जनगण मन है और वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, ये सबको पता है, ज्ञानेश कुमार को तो पता होना ही चाहिए। अब बात यह है ना दोस्तों, लोग बात बात पर बात पकड़ लेते हैं, हो गया होगा स्लिप ऑफ टंग। हाँ अलग बात यह है कि अगर किसी नेता की जुबान से बात निकल जाए तो हमारे यहाँ तो कितना मजाक बन जाता है। बहुत सारे लोग तो एंटी नेशनल भी कह देते हैं आजकल इस तरह की बात पर। दोस्तों इस बीच ये भी हो सकता है कि ज्ञानेश कुमार थोड़े नर्वस हो, क्योंकि आप जानते हैं आज मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, ज्ञानेश कुमार को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी अब पूरी तरह से ये सहमति बना चुकी है। इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से भी बात हो चुकी है और आज से लोकसभा में इसको लेकर बहसबाजी भी हुई, हंगामा भी हुआ, क्योंकि दोस्तों टीएमसी चाहते हैं कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए। इसके लिए ममता बनर्जी का धरना भी चल रहा है पश्चिम बंगाल में। वो एसआईआर को लेकर ज्ञानेश कुमार का विरोध कर रही है। एसआईआर को लेकर ज्ञानेश कुमार से मुलाकात हो चुकी है ममता बनर्जी की, वो उनके दफ्तर जा चुकी हैं। अभिषेक बनर्जी से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन कुछ खास निकल कर नहीं आया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी हैं, सीजीआई के सामने खड़ी हो चुकी हैं, तभी कुछ खास निकल कर नहीं आया। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी लगातार लामबंद हैं इस पूरे मामले में, और ऐसा भी हो सकता है कि खुद को लेकर महाभियोग
आने वाला हो, इसीलिए सब कुछ हो रहा हो। देखिए दोस्तों, महाभियोग प्रस्ताव का भी वही हश्र होगा जो अविश्वास प्रस्ताव का होगा। विपक्ष जानता है उसके पास नंबर्स नहीं है, लेकिन इस तरह का प्रस्ताव आता है तो विपक्ष के पास मौका होता है बहस करने का। जैसे आज ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही है, तो विपक्ष की जो शिकायतें हैं ओम बिरला से, वो शिकायतें रख रहे हैं। अगर ज्ञानेश कुमार के महाभियोग पर बहस होगी तो भी विपक्ष के पास बहुत सी ऐसी शिकायतें होंगी, बहुत सी ऐसी बातें होंगी, और ज्ञानेश कुमार के लिए तो लगभग हर पार्टी के पास कोई ना कोई शिकायत है। तो हो सकता है कि ऐसी कोई बात हो तो जिसको लेकर ज्ञानेश कुमार परेशान हो। हालांकि ममता बनर्जी जिस तरह से एग्रेसिव है ज्ञानेश कुमार को लेकर आजकल, ये मतलब अभूतपूर्व है, इससे पहले देखा नहीं गया। दोस्तों, ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को बाकायदा वार्निंग दे दी है कि आज या कल बीजेपी दिल्ली से चली जाएगी, फिर जहां भी तुम मिलोगे मैं तुम्हें जनता के हवाले कर दूंगी और जनता सीधे तुमसे न्याय मांगेगी। मतलब ममता बनर्जी की इसमें आलोचना भी हुई कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए एक सिटिंग सीसी के लिए वो किस तरह के धमकाने वाले शब्द का इस्तेमाल कर रही है। मतलब वो एक तरह से जनता के हवाले करना, मतलब ये किस तरह की बात हुई। लेकिन ममता बनर्जी का ये तरीका है एग्रेसिव पॉलिटिक्स का। ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार का इस लेवल पर विरोध कर रही हैं कि वो ये कह रही हैं कि दिल्ली में तो आज नहीं तो कल बीजेपी की सरकार जानी ही जानी है, और उसके बाद तुम्हें मैं पब्लिक के हवाले कर दूंगी, पब्लिक ही तुम्हारा फैसला करेगी। कुल जमा बात यह है दोस्तों कि ज्ञानेश कुमार के आगे चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर दोस्तों इलेक्शन कमीशन पर उन पर बयान दे रही है, इलेक्शन कमीशन से प्रार्थना कर रही है बीजेपी कि 3 चरण में ही पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, और ममता बनर्जी चाहती हैं कि लंबा चुनाव ना हो। अब दोस्तों, ये भी बात सही है कि हमारे मोदी जी का सपना है 1 नेशन 1 इलेक्शन। हालांकि ये बात भी सही है कि सपना तो अलग बात है, लेकिन 2 राज्यों के चुनाव भी साथ में नहीं हो पाते। बिहार का चुनाव भी काफ़ी लंबा हुआ था। जितना लंबा चुनाव होता है बीजेपी को उसमें इतना फ़ायदा होता है। और ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में महिलाओं के खातों में पैसे डालने का काम शुरू कर दिया है, पहले बिहार में और अब असम में, तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी की नज़र में वो सारी बातें भी होंगी। हालांकि वो वहाँ पर सरकार में नहीं है, ममता बनर्जी ने हालांकि इस तरह के काम किए हैं वहाँ पर चुनाव से पहले, लेकिन ममता बनर्जी जानती हैं कि अगर पश्चिम बंगाल का चुनाव लंबा हुआ तो बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलेगा। मोदी के पास ज़्यादा वक्त होता है प्रचार के लिए, और बीजेपी की पूरी मशीनरी किस तरह से काम करती है आप जानती हैं। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों, ममता बनर्जी जिस तरह से एग्रेसिव हैं चुनाव आयोग पर, कई बार किसी नैरेटिव को पढ़ने में भी जनता और पत्रकारों से भूल हो जाती है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि एसआईआर का मुद्दा दरअसल एक चुनावी मुद्दा बने, इसीलिए वो हर बात पर, बीजेपी के हर आरोप पर एसआईआर को लाती हैं। कुछ दिन पहले मैंने रविवार को आपको दिखाया था कि राष्ट्रपति जी पश्चिम बंगाल आई थी, मोदी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति का अपमान किया गया, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। उन्होंने खुद भी शिकायत की थी कि सीएम उनको लेने नहीं आई। तभी ममता बनर्जी ने यही बोला था कि जब देश भर में आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं, मणिपुर से लेकर छत्तीसगढ़ में, तब राष्ट्रपति जी कुछ नहीं बोलती हैं। एसआईआर की वजह से पश्चिम बंगाल के आदिवासियों के नाम कट गए, तब राष्ट्रपति कुछ नहीं बोली। तो ये ममता बनर्जी की रणनीति है। वो चाहती हैं कि एसआईआर पर बात हो, वो चाहती हैं एसआईआर एक चुनावी मुद्दा बने। देखिए, एसआईआर को लेकर बिहार में भी माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो मुद्दा नहीं बन पाया। अब देखना ये होगा कि ममता बनर्जी अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं तो क्या वो मुद्दा बन पाता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार एग्रेसिव हैं, चाहे वो संसद में महाभियोग प्रस्ताव को लेकर हो, या फिर वो किसी भी तरह से ज्ञानेश कुमार को चुनौती देना हो, यह ज्ञानेश कुमार के लिए ठीक नहीं है व्यक्तिगत तौर पर। ये बात सही है कि उनको कोई कुर्सी से नहीं हटा सकता। जिन्होंने उनको कुर्सी पर बिठाया है, जब तक वो हैं तब तक वो कुर्सी पर बने रहेंगे। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार के बाद वो नाम बन गए हैं जो हमेशा, जिनको देश याद रखेगा कि ऐसे भी कोई मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, राजीव कुमार पर हमने बहुत खबरें बनाई, राजीव कुमार की बहुत आलोचना भी हुई। राजीव कुमार भी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। अब आपको पता है राजीव कुमार कहाँ हैं? मुझे तो नहीं पता। गुमनामी के अंधेरों में गायब होने वाले राजीव कुमार इस देश के इकलौते पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इससे पहले भी कई मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, लेकिन वो अभी भी मीडिया में आराम से इंटरव्यूज़ देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, वो आराम से डिस्कशंस का हिस्सा बनते हैं। लेकिन ना तो ज्ञानेश कुमार ये कर पाते, ना ही वो राजीव कुमार कर पाते। राजीव कुमार तो खैर पता ही नहीं कहाँ है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।